ये बेटा आज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं हमने। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, साइनोसाइडल करंट हैज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 10 एम्पियर है, मैक्सिमम या पीक वैल्यू आपने बतानी है। बेटा रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू का ये फार्मूला आई आर एम एस इक्वल आई नॉट ओवर 2, तो आई नॉट आ जाएगा 2 अंडर रूट इंटू आर एम एस। तो कैलकुलेट करके आपके पास पीक वैल्यू आ जाएगी। आ गया जी, नेम द डिवाइस दैट विल परमिट ऑफ direct current but oppose the flow of alternating current and permit flow of alternating current but oppose the direct current। कैसी डिवाइस का नाम बताएं कि जो अल्टरनेटिव करंट को गुजरने देती है, डायरेक्ट करंट को अपोज करती है, और दूसरी है जी डायरेक्ट करंट को गुजरने देती है, अल्टरनेटिंग को अपोज करती है। जो हमारे पास इंडक्टर है ये डायरेक्ट करंट को पास होने देता है, अल्टरनेटिव को अपोज करता है। क्योंकि एक्सएल का फार्मूला है 2 पाई एफ एल, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो एक्सएल भी 0 हो गया, करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है। और जो हमारे पास कैपेसिटर है ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को गुजरने देता है, क्योंकि एक्स इक्वल है 1/2 पाई एफ सी। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो रिएक्टेंस मैक्सिमम होगी और करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी बेटा इसकी समझ आ गई? नो सर। बेटा क्वेश्चन ये है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताएं। पहला देखें जी, परमिट ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट, के पहली डायरेक्ट करंट को गुजरने दे लेकिन अल्टरनेटिव करंट को अपोज करें। जो हमारे पास इंडक्टर है ये अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है। एक्सएल का फार्मूला होता है 2 पाई एफ एल। तो जो डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। ठीक है, डीसी क्योंकि ना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, ठीक है, डीसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी आमतौर पे 50 टू 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, एसी की 50 टू 60 हर्ट्ज है जो हम यूज कर रहे हैं आमतौर पे घरों में, और डीसी की 0 होती है। जब फ्रीक्वेंसी 0 F0 तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0। यानी डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है, जब रिएक्टेंस 0 होगी करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 टू 60, तो उसकी वजह से इसकी जो रिएक्टेंस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिएक्टेंस ज्यादा हो तो वो गुजरने नहीं देगा। तो क्योंकि इंडक्टर की एसी के लिए रिएक्टेंस ज्यादा होती है तो उसे नहीं गुजरने देगा, और डीसी के लिए इसकी रिएक्टेंस 0 होगी तो करंट को गुजरने देगा। बात समझ आ गई? यस सर, आ गई सर। पहला वाला शॉट नहीं करना। पहले वाला करवा नहीं दिया, ये वाला सर हमें पता भी नहीं लगा आपने करवा भी दिया। आप किधर थे? मैं इधर ही था। अच्छा, मैं दूसरे की बात पहला दोबारा करवा देता। तो बेटा बी पार्ट था कि वो डीसी को अपोज करे, एसी को गुजरने दे। जो हमारे पास कैपेसिटर है, देखिए एक्स इक्वल है 1/2 पाई एफ सी। तो अब एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 टू 60, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो एक्स ही कम होगा, रिएक्टेंस कम होगी तो वो गुजरने देगा। तो ये एसी को गुजरने देता है क्योंकि कैपेसिटर की एसी के लिए रिएक्टेंस कम होती है। और जो डीसी है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्स ही क्या हो जाएगी, इन्फिनिट हो जाएगी। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है जिसकी वजह से एक्सएल इन्फिनिट, एक्सी इन्फिनिट हो जाएगी तो करंट नहीं गुजरेगा। लेकिन क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रिएक्टेंस कम होगी, वो एसी को गुजरने देगा। ये बेटा बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। सर पहली वाली डिवाइस का क्या नाम है जो डीसी को गुजरने देती है? डीसी को गुजरने देता है इंडक्टर, कैपेसिटर डीसी को अपोज करता है। और जो कैपेसिटर है ये एसी को गुजरने देता है, डीसी को अपोज करता है। ठीक है, यस सर। ये दोनों अपोजिट है। कैपेसिटर एसी को गुजरने देता है, इंडक्टर डीसी को गुजरने देता है। ठीक है, इंडक्टर में डी आ रहा है, डीसी को गुजरने देगा, कैपेसिटर में सी आ रहा है, ये एसी को गुजरने देगा। इसको याद रख लेना। पहला क्वेश्चन था जी आपके पास, साइनोसाइडल करंट हैज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है, पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 10 एम्पियर, पीक आपने फाइंड करनी है। तो रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू का फार्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल आई नॉट ओवर अंडर रूट 2।
तो आई नॉट आ जाएगा √2 इंटू आई आर एम एस। तो इन आई आर एम एस की वैल्यू 10 है, √2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास पीक वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ मैनी टाइम पर सेकेंड विल एन इनकैंडिसेंट लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। वो कह रहा है जी, अगर हमने एक बल्ब है, एक लैंप है जिसको हमने 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ अटैच किया हुआ है, मोटर चला दो। ठीक है, कि हमारे पास एक बल्ब है जिसे हमने 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ अटैच किया, तो वो मैक्सिमम ब्रिलियंस पे कितने टाइम पहुंचेगा? तो बेटा तो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंगल साइकिल बन रहा है, तो एक साइकिल पे जो मैक्सिमम करंट होता है वो 2 दफा होता है, एक दफा पॉजिटिव मैक्सिमम, एक दफा नेगेटिव मैक्सिमम। तो एक साइकिल में जो मैक्सिमम करंट है वो 2 दफा है। इसका मतलब है जो एक बल्ब है या लैंप है वो एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा। ठीक है, एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा। तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल। तो एक साइकिल में 2 दफा मैक्सिमम पे जा रहा है, तो 50 साइकिल में 100 टाइम जाएगा। इट रीचेज मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम पर सेकेंड। रीजन, the lamp shows maximum brilliance when AC reaches its peak value. As AC reaches its peak value, positive and negative twice a cycle, तो एक साइकिल में 2 दफा होती है। Therefore AC reaches its peak value in 1 second, 2 into 50 यानी 100 टाइम आ जाएगा। बात समझ आ गई? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। A circuit contains an iron core inductor, a switch and DC source arranged in a series. The switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jump across the switch contact. कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक एसी स्विच है, सॉरी एक इंडक्टर है, एक डीसी सोर्स है और स्विच है। स्विच को क्लोज करते हैं, ये समझ लेंगे हमारे पास ये इंडक्टर है, इसके साथ हमने एक स्विच अटैच किया है और डीसी सोर्स कर लें। जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं और थोड़ी देर बाद ओपन करते हैं तो स्पार्क पैदा होती है। कह रहा है जी उसकी वजह बताएं। When switch is open, reopen, the current in the circuit decreases from its maximum value to 0। तो जब हम स्विच को रीओपन करते हैं यानी स्विच को ऑफ करते हैं हम, तो जो करंट है वो मैक्सिमम से 0 वैल्यू पे जा रहा होता है। दिस चेंजिंग करंट प्रोड्यूस एन ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। तो इसकी वजह से करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज होने का मतलब है करंट चेंज हो रहा है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, तो क्रॉस इंडक्टर विच प्रोड्यूसेस स्पार्क क्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट, तो जिसकी वजह से स्पार्क पैदा होगा। ठीक है, जब हम स्विच को रीओपन करते हैं, स्विच को रीओपन करेंगे तो जो करंट डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उस ईएमएफ की वजह से स्पार्क पैदा होता है। बात समझ आ गई? यस सर। आगे जी, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। की फ्रीक्वेंसी को हमने डबल करना है तो इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखें जरा, एक्सएल हमारे पास इक्वल है 2 पाई एफ एल की। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं, एफ की जगह आ जाएगा 2 एफ एल और 2 पाई इंटू 2 एफ एल, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल इक्वल है एक्सएल के। फ्रीक्वेंसी डबल करने से एक्सएल की वैल्यू डबल हो गई है और एक्स ही हमारे पास इक्वल है 1/2 पाई एफ सी की। एफ को डबल करने का मतलब है 2 एफ, तो 1/2 इंटू 2 1/2 पाई एफ सी, तो ये हमारे पास एक्स सी के इक्वल है। तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से एक्सएल डबल हो गया, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डबल हो गई है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो गई। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 6 है, इन आरएल सर्किट will the current lag or lead the voltage? Illustrate your answer by vector diagram। कि हमारे पास जो आरएल सर्किट था, आरएल सीरीज सर्किट आपने पढ़ा है, उसमें करंट लैग करता है या लीड करता है?
तो आरएल सर्किट में हम जानते हैं जो हमारे पास करंट है वो वोल्टेज को लैग करता है। आरसी में लीड करता है करंट और आरएल में लैग करता है। लैग कितना करेगा वो हम एंगल फाइंड करते हैं। ये हमारे पास वेक्टर डायग्राम है, ये हमारे पास वी आर है और ये हमारे पास वी एल है। इसको हम इधर ड्रा कर रहे हैं तो ये हमारे पास बनेगा वी एल। तो ये हमारे पास बन रही है एक ट्राइंगल और ये एंगल है जी हमारे पास थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वी एल ओवर वी आर आ जाएगा, आई एक्स एल ओवर आई एक्स आर आ जाएगा, आई से आई कैंसिल, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर। तो ये जो एंगल है इस एंगल से जो करंट है वो वोल्टेज को लैग कर रहा होता है। ये बेटा क्वेश्चन की समझ आ गई है सबकी? नो सर। किसकी नहीं आई? सर ये जो आपने ये किया है, ये डेरिवेशन उसकी नहीं समझ आई। इसकी कि इससे पिछले की? सर इसी की 6 क्वेश्चन की। बेटा आरएल सर्किट आपने पढ़ा था, ठीक है। यस सर। आरएल सर्किट में हमने देखा था कि जो वी और आई है वो इन फेज होते हैं, उनको आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करते हैं। और जो हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है। अब फेज डायग्राम बनानी है, वेक्टर डायग्राम बनानी है, इसको उठा के इधर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास वी एल है, ये हमारे पास वी आर है, ये आपने पढ़ा था आर एल सर्किट में ऐसे ही। तो अब आपने पढ़ा था कि अगर सिंगल रेजिस्टर हो तो उसमें वी और आई इन फेज होते हैं, अगर सिंगल इंडक्टर हो तो इसमें वी और आई आउट ऑफ फेज होते हैं और करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है। अब क्योंकि हमारे पास कंबाइन है तो ये हमारे पास आ जाएगा वी आर और ये हमारे पास आ जाएगा वी एल। ये वी आर है और ये हमारे पास वी एल है और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इधर भी करना ही है, ये करना, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। तो ये हमारे पास एंगल है जी थीटा। तो ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर वी एल है और बेस हमारे पास वी आर है, तो वी एल ओवर वी आर। तो वी एल हमारे पास इक्वल होता है आई एक्सएल के, एक्सएल इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है और आर रेजिस्टर है। आई एक्सएल ओवर आई आर आ जाएगा, तो आई से आई कैंसिल, तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। ये बेटा यहाँ तक अब समझ आई है? यस सर आ गया। तो बेटा ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं, बाकी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल 10 हैं टोटल, 2-3 आज कर लें। सही आप कल ही करेंगे सारे। बेटा वो ना 10 हैं तो दो आज कराने से क्या होगा? न्यूमेरिकल हमने कर दिया तो कल तक ही कंप्लीट है ना। बेटा कल सारे कर लेंगे। कल सारे कर लेंगे। यस सर। चलें बेटा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कल ही कर लेंगे।